देखो, आज हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 10.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तुम ये मान के चलो कि इस एंटायर एक्सरसाइज में से ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा वी IMP वाला सवाल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब बहुत। तो इस सवाल को हम अप्रोच कैसे करेंगे? अब मैंने जब मैक्सिमम टाइम्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लोगों को सॉल्व करते हुए देखा है, तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ये जो आपकी लाइन है PQ, इस PQ लाइन को एक स्ट्रेट लाइन समझ लेते हैं। अब कई लोगों का ये कहना होगा कि मैडम वो तो दिख ही रहा है ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें समझने की क्या बात है, आप भी अजीब बातचीत कर रही हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन करके नहीं दी गई है कि फलाना फलाना चीज़ आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप उसे अपना एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम नहीं कर सकते। पहले आपको वहाँ पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, व्हेन यू विल प्रूव इट कि हाँ तुम एक स्ट्रेट लाइन हो, तब आप वहाँ पे जो भी कंसेप्ट अप्लाई करना चाहें, तब आप वहाँ पे अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज टिल देन आपको ऐसा कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। तो अगर इस सवाल को अप्रोच करने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि POQ को मैं एक स्ट्रेट लाइन लेके सॉल्व कर लेता हूँ, तो नहीं, इसको एक स्ट्रेट लाइन लेके सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाएंगे। पहले चीज़ों को देखिए कि सही में वो फलाना चीज़ एक स्ट्रेट लाइन है या फलाना चीज़ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। पहले आप देखो। अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फलाना चीज़ एक स्ट्रेट लाइन है या फलाना चीज़ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? तो आपको उसको ना प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा नहीं। अच्छा ठीक है मैडम, कैसे प्रूव करें? अब देखो, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले हमने तुम्हारी ही 10.2 का एक क्वेश्चन किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 था वो NCERT का, जिस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ। अरे बाप रे, मेरी ड्राइंग। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट जाना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 10.2 में जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था, जहाँ तक मुझको याद है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में लेट से एक डायमीटर है, और ये जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब उसके कोने हैं। तो हमने ये पढ़े थे कि अगर आप इन एंड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, इन एंड पॉइंट से लेट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आपकी ये जो ऊपर वाली टेंजेंट है और जो आप लोगों की ये नीचे वाली टेंजेंट है, ये पर्टिकुलर टेंजेंट आपका क्या होगा, पैरेलल होगी। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये हम लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या था, पढ़े थे। तुम्हें शायद याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा भूला बिसरा है ना, कुछ कुछ। अच्छा हाँ, याद तो आ रहा है थोड़ा बहुत। अभी इसी चीज़ का मैंने कहा था, इसी 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी पर्टिकुलर चीज़ का एक कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ का एक कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये कन्वर्स ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में आपको पहले से ये कहा गया है कि वहाँ पे टेंजेंट नंबर 1 और वहाँ पे टेंजेंट नंबर 2 आपस में क्या है, पैरेलल है। ये चीज़ आपको पहले से कही गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या कही गई है, पहले से कही गई है कि टेंजेंट नंबर 1 एंड टेंजेंट नंबर 2 आपस में पैरेलल है। आपको ऊपर प्रूफ करना था। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को आपको प्रूफ करना था कि हाँ वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी, बट यहाँ पे आपको पहले से ऐसा दिया हुआ है कि हाँ वो जो आपकी टेंजेंट नंबर 1 है और जो आपकी टेंजेंट नंबर 2 है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो प्रूफ इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको ये करना है कि अगर इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ज्वाइन कर दें, तो आप लोगों की जो नई वाली लाइन बनेगी, वो नई वाली लाइन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने के बाद जो रहेगी वो रहेगी एक डायमीटर।
ठीक है, वो क्या रहेगी, वो एक डायमीटर रहेगी। ये चीज़ हम लोगों को इस बार क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें प्रूफ नहीं की जा सकती। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या करोगे, लाइंस ड्रॉ करोगे, टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करोगे, तो वो टेंजेंट लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन अगर मान के चलिए आपको चीज़ें पहले से पैरेलल दी हो, अगर आपको क्या दी हो, आप लोगों का ये चीज़ आपको पहले से पैरेलल दी हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो जो लाइन उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके बन रही है, वो लाइन जो उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके बन रही है, वो ज़रूर क्या रही होगी, आप लोगों की पैरेलल रही होगी। ठीक है, वो आपकी क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी, और वो क्या है, एक डायमीटर है। तो ऐसे केस में देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला टेंजेंट है एक्स वाई, है ना, ये जो ऊपर वाला टेंजेंट है एक्स वाई, ये ऊपर वाला टेंजेंट एक्स वाई और ये नीचे वाला टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा कह रहा है। गिवन डेटा क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओ जो है वो क्या है, आप लोगों के सर्कल का सेंटर है। पहली चीज़ तो उसने ये कही, और दूसरी चीज़ उसने ये कहा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो टेंजेंट है ऊपर वाली यानी कि एक्स वाई, और जो नीचे वाली टेंजेंट है आप लोगों का एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट्स होती हैं और अगर वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएं, अगर वो दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, तो ऐसे केस में वो जो लाइन उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में बनी है, जैसे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और नीचे वाली का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, ये लाइन ज़रूर क्या रही होगी, डायमीटर। ये चीज़ एक फैक्ट है कि वो लाइन PQ क्या होगी, एक डायमीटर होगी। बट आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये उतना कोई फेमस प्रूफ नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसे टेंजेंट हमेशा और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रूफ है। तो जब भी आप टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप एंगल को 90 डिग्री दिखाते हैं, आप लोगों को कभी भी उस थ्योरम को वापस से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही कह रही हूँ मैं। लेकिन अगर मान के चलिए आप लोगों को यहाँ पर कोई ये बोले कि अच्छा वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस वजह से वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, इस वजह से वो लाइन एक डायमीटर होगी, ये एक पर्टिकुलर चीज़ का एक कन्वर्स है, डायरेक्टली यूज़ कर लो, तो डायरेक्टली यूज़ करना यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। पहले आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि सही में वो लाइन PQ क्या है, एक डायमीटर है। खैर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके टू प्रूव में आते हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन में जो टू प्रूव करने को बोल रहा है, ठीक है, जैसे कि एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करने को कह रहा है, तो अभी आप उस टू प्रूफ को अपने दिमाग से हटा लीजिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझको ये फलाना चीज़ 90 डिग्री प्रूफ करने को बोली गई है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से फ़िलहाल के लिए क्या कर लीजिए, हटा दीजिए। अभी आपके दिमाग में एक ही चीज़ घूमनी चाहिए एकदम अच्छे से, वो ये कि किसी तरीके से उस PQ को मैं डायमीटर प्रूफ कर दूँ। ठीक है, किसी तरीके से उस PQ को मैं डायमीटर प्रूफ कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में वो एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए उस PQ का एक स्ट्रेट लाइन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो क्या करेंगे, देखो अब आते हैं हम यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो पॉइंट O है, ये एक कोई भी एक स्पेस में एक नॉर्मल सा एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये स्पेस में एक कोई भी नॉर्मल सा क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। आपको इस पॉइंट O से क्या करना है, एक लाइन बनानी है। ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। अच्छा मैम, ऊपर वाली ही लाइन क्यों, मुझे पसंद है यार ऊपर वाली लाइन, इसीलिए मैं ऊपर वाली लाइन को ले रही हूँ।
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम नीचे वाली लाइन को पैरेलल लेना है तो आप नीचे वाली लाइन को पैरेलल ले लो, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन एम ड्रॉ की जो कि ऊपर वाली एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, जो कि ऊपर वाली एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आप लोगों का कि ड्रॉ अ लाइन एम, हम लोगों ने एक लाइन एम ड्रॉ की पैरेलल टू आप लोगों का एक्स वाई, जो कि ऊपर वाली एक्स वाई के बेसिकली क्या है, पैरेलल है। ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रूफ में। अब देखो इसका प्रूफ क्या है। जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रूफ करोगे कि आपको प्रूफ करना हो कि वो पर्टिकुलर फलाना चीज़ आप लोगों की क्या है, एक क्या है एंगल AOB एक 90 डिग्री है, या फिर वो PQ को अगर आपको डायमीटर प्रूफ करना है तो देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इस कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ने वाली है। उन्होंने बोला मैडम वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अब देख से कि हम लोग जानते हैं कि आपका एंगल P और नीचे वाला एंगल Q, इन दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अब तुम पूछोगे क्यों, तो मैंने अगेन वही रीज़न दिया, क्या, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब ये आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये इतना फेमस प्रूफ है, इतना फेमस प्रूफ है कि मुझे वो 90 डिग्री कैसे आया इसको प्रूफ करके दिखाने की वापस से किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई बोल सकता है ना, क्यों मैडम जब आप डायमीटर वाली चीज़ को प्रूव करके दिखा रहे हो तो ये वाली चीज़ को भी दिखाओ ना। तो भाई ये ऑलरेडी आपकी बुक में इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम दिया है। इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम दिया होने का यही मतलब होता है कि आपको इस चीज़ को डायरेक्टली यूज़ करने का फुल राइट उसने दे के रखा है। अच्छा ठीक है, अभी अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि ये वाला जो एंगल है ओ, ये वाला एंगल, लेट्स से ये वाला एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 1 कितने डिग्री का होगा, तो तुम मुझे कहोगे कि मैडम ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किए हो, अकॉर्डिंग टू योर कंस्ट्रक्शन लाइन एम जो है वो पैरेलल है आपके किसके, टेंजेंट एक्स वाई के, आपके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ से ये चीज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन से आ रही है। आपके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहूँगी तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल P और वो वाला एंगल 1 आपस में इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ कि एंगल P प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका हम लोगों ने रीज़न क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल P की वैल्यू तो 90 हमको पहले से पता है, ऑलरेडी हम लोग ऊपर इसका रीज़न भी लिख चुके हैं कि क्यों वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से एंगल 1 ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मैडम, आ गया एंगल 1 90 डिग्री। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा नुकसान हम बाद में देखेंगे, बट इससे पहले ये तो पता चल गया ना कि एंगल 1 आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे एंगल की तरफ। ये वाले एंगल को मैंने मेरा एंगल नंबर 2 माना, इस वाले एंगल को मैंने मेरा एंगल नंबर 2 माना। ठीक है, अब इसको जो मैं अपना एंगल नंबर 2 ऑलरेडी मान चुकी हूँ, अब मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई और नीचे वाली एक्स डैश वाई आपको पहले से पैरेलल दिया है, बराबर। आप लोगों का एक्स वाई और एक्स डैश वाई आपको पहले से पैरेलल दिया है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो टेंजेंट एक्स वाई है ये पैरेलल है किस चीज़ के, टेंजेंट एक्स डैश वाई के, है ना। ये मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से क्या दिया है, गिवन दिया है। मैंने इसको लिखा और इसको एक इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब मुझे देख के बताओ कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को देखकर क्या समझ में आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि मैडम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि एक्स वाई एम के पैरेलल है, वही एक्स वाई आपके एक्स डैश वाई के भी पैरेलल है। सो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो लाइन एम है वो आप लोगों के टेंजेंट एक्स वाई के तो पैरेलल होगी नो डाउट,
बट एज वेल एज वो आप लोगों के टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश के भी पैरेलल होगी। इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल है ना। इसका मतलब क्या कि तीनों आपस में राजी खुशी तरीके से मस्त पैरेलल है। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि लाइन एम को आप टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल कहो। तुम बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो। और अगर ये दोनों लाइंस नीचे वाली और वो बीच वाली लाइन आपस में अगर पैरेलल हुई तो आपको नहीं लगता कि एंगल 2 और आपका एंगल नंबर Q ये दोनों अगेन इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ये वाला एंगल नंबर Q और वो एंगल नंबर 2 आपके इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। यानी कि आप एंगल 2 प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 180 डिग्री लिख सकते हो। और इसका आप रीजन क्या दोगे, इसका आप रीजन दोगे इंटीरियर एंगल। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में एंगल 2 की वैल्यू कितनी प्रूव करके रखी है, आपके एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव करके रखी है। तो अगर एंगल Q 90 है और तुमने एंगल Q की जगह 90 पुट किया तो देयरफॉर एंगल 2 ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90। अब देखो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री आई हुई है ना। मेरे पास आपके एंगल नंबर 2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, 90 डिग्री निकल कर आ गई। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि चलो एक काम करो, ऐसे ही बैठे बिठाए टाइम पास करने के लिए एंगल 1 एंड एंगल 2 को ऐड करके देखो कि वो कितना आ रहा है। तो तुमने कहा कि मैडम अगर मैं एंगल नंबर 1 और अगर मैं एंगल नंबर 2 को ऐड करता हूँ तो ऐड करके आ रहा है 180। एंड साथ ही साथ में तुमको ये भी पता है कि हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एकदम आजू बाजू के, है ना, एकदम चिपके हुए वाले, ऐसा भी नहीं कि दूर दूर, एकदम बाजू में। तो अगर कभी दो एंगल्स को ऐड करके जो कि एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं उन्हें ऐड करके अगर 180 आ रहा है तो जैसा कि तुमने 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें पहली एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ती थी कि प्रूव करो वो पर्टिकुलर चीज़ एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करते थे कि अगर उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर के दोनों तीनों चारों जितने भी एंगल्स हैं, अगर उस लाइन के ऊपर के सारे एंगल्स का एडिशन 180 आ जाए तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाती थी। तो देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर दो एंगल्स थे, एक था एंगल 1 एक था एंगल 2 और दोनों को क्योंकि ऐड करके 180 आया है तो देयरफॉर वो आपकी जो POQ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये पर्टिकुलर या ये फलाना चीज़ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसे प्रूफ नहीं करते ना, मैं सही बता रही हूँ, दिक्कत ये होती कि आपके मार्क्स इसमें कट जाते। आप डायरेक्टली किसी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन कैसे लिख सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपको चीज़ें मेंशन ना हो। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्ट 1 जो कि हमको प्रूफ करने को नहीं बोला गया था बट स्टिल हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमें बोला नहीं गया था बट हमने प्रूफ कर दिया। अब जो हमें बोला गया था उस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना, उससे मैडम आप कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो उसके लिए मैंने डायग्राम को वापस से लाया, डायग्राम को वापस से रीड्रॉ किया। इस पर्टिकुलर चीज को या फिर मैं कहूँ अपने गिवन क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैंने इस कंस्ट्रक्शन को हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस O और C को ज्वाइन करना है। अगर मैं क्वेश्चन में दिया वाला प्रूफ अगर करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, OC को ज्वाइन किया है। ठीक है, अब देखो OC को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या, आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए जिसको मैं इस तरीके से पिंक कलर से क्या कर रही हूँ, शेड कर रही हूँ। और आप इस वाले को देखिए जिसको मैं इस तरीके से डॉट 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 कर रही हूँ। तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक वो लाइनिंग वाला ट्रायंगल है और एक मेरे पास डॉट 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 वाला ट्रायंगल है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ क्या तुम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो क्या, ये अगेन क्लास 9 की ज्योमेट्री है। इन ट्रायंगल POA एंड आपका ट्रायंगल AOC
क्या आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? तो तुम बोलोगे नो डाउट मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वाला पी वाई और ये वाला ए सी आपस में इक्वल रहेगा, ऐसा तुमने मुझको कहा। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ये वाला पी वाई और ये वाला आपका क्या नाम है इसका, अच्छा पी वाई नहीं सॉरी पी ए, ये वाला पी ए और ये वाला ए सी आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों रहेगा? तो तुमने मुझे कहा कि मैडम अपन ने याद करिए एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, आप अगर टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करती हैं तो वो टेंजेंट क्या होगी? इक्वल। अब क्योंकि ए हम लोगों का एक्सटर्नल पॉइंट है और आपने वहां से दो टेंजेंट्स बनाई हैं, इसलिए दोनों टेंजेंट्स क्या है? इक्वल। मैंने बोला ठीक है। फिर तुमने मुझे कहा कि जो सेक एओ है वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेक एओ के। अब मैंने पूछा इसका रीज़न क्या है? तो तुमने कहा यार ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल के लिए ये एओ बेसिकली क्या है? कॉमन साइड। उस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है। मैंने बोला ठीक है, और बताओ। तो तुमने कहा कि मैडम इन दोनों ट्राइंगल में जो सेक ओपी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेक ओसी के, और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे? इसका रीज़न देंगे हम लोग रेडाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि वो सेम सर्कल के क्या है? रेडियस है। तो इस तरीके से अगर आप मैडम ध्यान दोगे तो आपका ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ट्रायंगल ए ओ सी के वाया ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को ट्रिपल एस टेस्ट से प्रूफ किया है, बट इट डजंट मीन्स कि सिर्फ ट्रिपल एस टेस्ट से इसको प्रूफ किया जा सकता था। इसे आप लोग एस से भी प्रूव कर सकते थे, एंगल पी और एंगल सी को 90 डिग्री लेकर। ठीक है, लेकिन इससे आपको फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस वाले एंगल को, इस छोटे से टुकड़े को, ध्यान रखना, मैं अगर अपना एंगल नंबर 3 कहती हूँ और इस छोटे से टुकड़े को अगर मैं मेरा एंगल नंबर 4 कहती हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों आपके जो एंगल्स हैं, ये आपके एंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो तुम क्या कहोगे कि हाँ यार कॉन्ग्रुएंट तो होंगे। अब मैंने पूछा इसका रीज़न क्या है, तो तुमने मुझे इसका रीज़न दिया सीपीसीटी, कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप वहाँ पर उन दोनों को इक्वल, उनके सीपीसीटी के थ्रू, उनके रिमेनिंग एंगल्स या उनके रिमेनिंग साइड्स को आप सीपीसीटी के थ्रू इक्वल दिखा सकती हो। मैंने बोला अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन नंबर 4 दिया और छोड़ दिया कि हो सकता है मुझे आगे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की कहीं यूज़ पड़ जाए, तो इक्वल दे दो और उसको छोड़ दो। सिमिलरली जिस तरीके से अभी मैंने ऊपर के दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तुम्हें नहीं लगता यही सेम लॉजिक नीचे के दो ट्राइंगल्स में भी लगाया जा सकता है? यानी कि ट्राइंगल बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है ट्राइंगल बी ओ क्यू के, यही सेम लॉजिक के साथ, ट्रिपल एस टेस्ट वाले लॉजिक के साथ। और अगर इसी ट्रिपल एस टेस्ट वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं इस वाले एंगल को अपना एंगल नंबर 5 कहूँ और इस छोटे से टुकड़े को अगर मैं अपना एंगल नंबर 6 कहूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि देयरफॉर एंगल नंबर 5 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल नंबर 6 के, और इसका रीज़न होगा CPCT एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 5। लेकिन मैडम आपको फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदे पे भी बात करते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया था कि वो POQ एक स्ट्रेट लाइन है। हमने इस चीज़ को यहाँ पे देखो प्रूफ किया, हमने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया कि हाँ भाई देखो POQ एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि अगर मैं उस पर्टिकुलर POQ की बात करूँ तो POQ एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में ऐसा पहले से कहीं नहीं दिया था, है ना, बट हम लोगों ने क्योंकि उसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ किया है, तो अगर आपने उसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ किया है तो वो स्ट्रेट लाइन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेट लाइन की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, वो स्ट्रेट लाइन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगी। तो स्ट्रेट लाइन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि वो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी शो करती है।
तो अगर मैं उस स्ट्रेट लाइन पी ओ क्यू पे लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाऊं तो लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट क्या होगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन चारों के चारों एंगल्स का जो एडिशन है ये आ जाएगा आपका 180। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, है ना। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लेकिन मैडम हमको तो इनमें से किसी की भी वैल्यूज नहीं दी, अब हम क्या करें। कुछ मत करो। क्या आपको क्वेश्चन में एंगल 3 और एंगल 4 आपके अभी पूरे स्टेप्स में इक्वल आए हैं? हाँ, इक्वेशन नंबर 4 में आए हैं। तो इसका मतलब ये कि आप एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हो, या आप एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तुमने बोला हाँ, तो मैंने तुमसे ये कहा कि आप एक काम करो, एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख दो, फिलहाल लिख दो, और 4 की जगह 4 ही रहने दो, ठीक है। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 6 आपको इक्वेशन नंबर 5 में क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो आप एक की जगह दूसरा या दूसरे की जगह कुछ और आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने एंगल 5 को वैसे का वैसे ही रहने दिया, और एंगल 6 की जगह आपने एंगल नंबर 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न अगर कोई तुमसे पूछे तो आप यहाँ पे इसका रीज़न दे सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 बराबर, ये आपने इसका रीज़न दे दिया। डन, ठीक है मैडम, डन। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 हो गया। और अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। अगर मैं 2 को डिवाइड करने को लेकर जाऊं तो 2 को जब मैं डिवाइड करने ले जाऊंगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अब मैं डायग्राम को देख रही हूँ, तो डायग्राम में देखो आपको यहाँ पे है आपका एंगल 4 और यहाँ पे है एंगल 5। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल 4 प्लस एंगल 5 कहलाता है एंगल AOB। यानी कि मेरे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 को AOB में लिख सकती हूँ, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और यही हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारा एंगल AOB क्या आ जाए 90 डिग्री, और ये हो गया। अब होता क्या है, मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसी स्टेप से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली दोनों ट्रायंगल को ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फटाफट दूसरी जगह भी किया और लीनियर पेयर लगा दिया। भाई तुम्हें वो स्ट्रेट लाइन दी कहाँ है जो तुम डायरेक्टली स्टेप से प्रोसीड कर रहे हो। तो इसीलिए पहले आप उसको, छोटा सा प्रूफ है यार, कुछ भी नहीं है, पहले आप उसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करो और उसके बाद फिर आप लगे तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज लगाते बैठो, ठीक है। खैर, अब दूसरा डाउट आता है यहाँ पे कि मैडम आपने एंगल 3 को एंगल 4 लिखा, क्यों? 4 को भी तो 3 लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, बट फाइनल स्टेप में एंगल AOB मुझे तभी मिलता जब पूरी इक्वेशन में या तो सिर्फ एंगल 4 होता या फिर सिर्फ पूरी इक्वेशन में एंगल 5 होता। एंगल 4 और एंगल 5 को मिला के AOB बन रहा है, उसमें एंगल 3 की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 से। और एंगल 6 की मुझे कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एंगल नंबर 5 से। तो हमने काम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग किया कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। डन। अब ये क्वेश्चन तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाएगा। बट अब इस क्वेश्चन को अगर एक इंसान को पूरा नहीं पूछना हो तो पता है वो तुम्हें क्या पूछ सकता है कि प्रूफ करो अगर 2 टेंजेंट्स पैरेलल हैं किसी सर्कल पे तो जो उनके दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो एक डायमीटर होगी। यानी कि एक्सरसाइज 10.2 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 था उसका कन्वर्स भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। और अगर मैडम इसका कन्वर्स हमको पूछ लिया कि प्रूफ करो कि दोनों टेंजेंट्स आपकी पैरेलल है और आप लोगों को जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो वो एक डायमीटर है, जाओ जाके प्रूफ करो, फिर आप क्या करोगे?
फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में उसको डायमीटर प्रूव करने के लिए यही सारी स्टेप्स रहेंगी। गिवन भी यही रहेगा। हाँ, टू प्रूव में ये आ जाएगा कि आपको POQ को एक डायमीटर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन यही रहेगा, सारी स्टेप्स यहाँ तक सेम रहेंगी। तो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन आपने प्रूफ कर दिया। अब फिर क्या लिखोगे कि एज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि O इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेंटर है ना, एंड P एंड Q जो है वो एंड पॉइंट्स हैं। सो एवरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड टचिंग द एंड पॉइंट्स, मतलब जो एंड पॉइंट से भी पास हो रही हैं, उसे हम डायमीटर कहते हैं। सो देयरफॉर POQ इज अ डायमीटर। खत्म। मतलब अगर आपको उसको डायमीटर प्रूव करना है तो आपको इतना स्ट्रेट लाइन तक तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने के बाद वापस से अपनी कॉपी में पूरा डायग्राम, पूरा गिवन, पूरा टू प्रूव, पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा स्टेप्स रिपीट करते हुए ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट इफ टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, if two tangents are parallel to each other, then line joining their point of contact is passing through center। वो जो लाइन उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन की है ना, इज पासिंग थ्रू सेंटर। बराबर। और इसके आगे और इट इज़ अ डायमीटर, या फिर ये प्रूव करो कि वो क्या है, एक डायमीटर है। तो ये वाले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड के साथ मुझे प्रूव करके दोगे। ठीक है क्या है? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 इसका हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। ओके, एंड ध्यान रखना डायरेक्ट इसको मत बनाना, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई टीचर इसको चेक करेगा तो वो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स काट देगा, ये बोलते हुए कि यार तुमने तो डायरेक्टली कर लिया है करके। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ये गलत है इनको डायरेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं ली है। तो बस इस डिस्कशन को फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ रोक देते हैं। इसके आगे की एक्सरसाइजेस में जो